मैं एक पाकिस्तानी जासूस 70 की दिहाई में भारत में एक अहम मिशन पर भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिले के लिए कोशां एक आर्मी कर्नल से ताल्लुकात बना चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज शाम को मैं कर्नल शंकर के पास गया। वो हस्बे मामूल लॉन में मैनोशी की महफिल सजाए बैठा हुआ था और अब्दुल करीम बरामदे में हुक्म बजा लाने के लिए मुअद्दब खड़ा था। अब्दुल करीम ने आंखों ही आंखों में और सर को जरा झुकाकर मुझे सलाम किया। आज कर्नल भी मूड में था। मुझे देखते ही कहने लगा, हेलो मिस्टर पामिस्ट, प्लीज कम एंड ज्वाइन मी। मैंने इधर उधर की बातें शुरू की ताकि जो मौजू कर्नल को पसंद आए उसी पर बात करें। वो शायद मेरा नाम भूल चुका था, इसलिए बार बार मिस्टर पामिस्ट कह रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, कर्नल साहब, मैं चाय बेचता हूँ और मेरा नाम विनोद है और आप मुझे पामिस्ट कह रहे हैं। कर्नल ने साफ गोई से कहा कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन पामिस्ट मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि पहली मुलाकात में ही तुमने मेरे माजी के मुतालिक सही बातें बता दी थी। मैंने कहा, मैं पामिस्ट्री की अबजद से भी वाकिफ नहीं हूँ, अलबत्ता फेस रीडिंग में कुछ शुद्ध बुद्ध रखता हूँ और वो भी अपने कारोबार में मुख्तलिफ लोगों से मिलने की वजह से उनके मूड को देख देख कर चेहरे के तासुरात से कुछ अंदाजा लगाता हूँ। आपके चेहरे पर साफ लिखा है कि आपकी फैमिली नहीं है, वरना आपको सरकारी बंगला मिल सकता था। क्लब की रौनकों को छोड़कर आप अपनी अलग महफिल सजाते हैं। बकौल आपका हल्का अहबाब बहुत छोटा है। आप अपनी शाम मैनोशी में गुजारते हैं और तन्हाई पसंद हैं। इससे मैंने ये नतीजा अखज़ किया कि माजी की कुछ ऐसी यादें हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ती और आप भी उन यादों को खुद से अलग करना नहीं चाहते, और ऐसी याद जवानी में मोहब्बत में नाकामी की ही हो सकती है। कर्नल गौर से मेरी बातें सुन रहा था। मैंने सिलसिला बरकरार रखते हुए कहा कि चूंकि मैं खुद भी माजी में ऐसी ही नाकामी का शिकार रहा हूँ, इसलिए आपके इस अंदरूनी दर्द को बखूबी समझ गया हूँ। आपको देखकर मुझे एक शेर याद आया है। कुछ इस तरह से सजाए हैं हमने वीराने कि अहले शहर भी आते हैं जी को बहलाने। मैं तो चाहता हूँ कि हर शाम आपके साथ गुजारूं, लेकिन महज इसलिए रोज नहीं आता कि ऐसी यादों में खोने वाला अपनी तन्हाई में किसी की मदाखलत पसंद नहीं करता। इसी मौजू पर याद नहीं मैंने और क्या कुछ कहा, लेकिन जब मैं खामोश हुआ तो ये सख्त गिर कर्नल मोम की तरह पिघल चुका था। लॉन में जलती नीलगू लाइट्स में उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज नजर आती थीं। कर्नल कुछ देर कुर्सी की बैक से सर टिकाए खामोश बैठा रहा। जब वो खुद पर काबू पा चुका तो बोला, मैंने अपने माजी के बारे में आज तक सिर्फ 2-3 दोस्तों को बताया है और आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम बगैर बताए मेरे माजी को कुरेद चुके हो। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और रावियन हूँ। मैंने उसे टोकते हुए अनजान बनते हुए पूछा, रावियन से आपकी मुराद क्या है? हालांकि मैं खुद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट रह चुका हूँ। ये कॉलेज तकसीम हिंद से पहले बर्रे सगीर का बेहतरीन कॉलेज माना जाता था और इसके तलबा खुद को रावियन कहते हैं। कर्नल ने यही मुझे बताया और कहा कि कॉलेज में शीला भनोट एक क्रिश्चियन लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उसकी क्लास फेलो थी और ये यकतरफा मोहब्बत न थी बल्कि आग दोनों तरफ यकसां भड़की हुई थी। वो बोला, मैं कॉलेज के नुमाया तलबा में था और पैराकी में कॉलेज टीम का कप्तान था। मैंने फैसला किया था कि ग्रेजुएशन के बाद ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान दूंगा। शीला भी यही चाहती थी। हम दोनों ने BA का इम्तिहान इकट्ठे दिया था। हम दोनों के घर कूपर रोड पर थे। मेरे पिताजी पंजाब गवर्नमेंट में मुलाजिम थे। हम दोनों के घर वाले हमारी मोहब्बत से आगाह थे और एक दूसरे से मिलते रहते थे। अप्रैल 1947 में लाहौर भी हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। मेरी 2 बहनें थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। एक शाम फसादियों ने हमारे घर के सामने वाले घर को आग लगा दी। वो घर मुसलमानों का था। मेरे पिता जो दिल के मरीज थे, ये मंजर देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और वो स्वर्गवास हो गए। फसादियों की शरंगेजी पर तो चंद रोज में काबू पा लिया गया, लेकिन पिताजी की मौत ने हमें उजाड़ दिया। हमारे पास जमा पूंजी न होने के बराबर थी। घर का सारा बोझ मुझ पर आन पड़ा। मैंने रंग महल में एक दुकान पर जुज़ वक्ती मुलाजिमत की। उम्मीद थी कि पिताजी के फंड्स वगैरह मिल जाएंगे तो मैं ICS की तैयारी शुरू कर दूंगा। शीला के घर वालों पर हमारी माली कमजोरी का राज खुल चुका था और वो खिंचे खिंचे से रहने लगे थे। इसी दौरान शीला के लिए एक इंडियन क्रिश्चियन कैप्टन का रिश्ता आया। शीला ने भी अब मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया था। मैंने शीला को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। मैंने उसे गुजरे दिनों की बातें और कस्में वादे याद दिलाए, लेकिन बेफायदा। और एक दिन शीला उस कैप्टन की दुल्हन बनकर चली गई, लेकिन मेरे दिल से न निकल सकी। मैं अपनी बेसरो सामानी के बोझ तले दबा हुआ शीला को गिरजे से कैप्टन की दुल्हन बनकर निकलते हुए देखता रहा।
लेकिन कुछ न कर सका। मुझे एक चुप सी लग गई थी। इसी दौरान तक़सीम हिंद हो गई। मैं अपनी माता और 2 बहनों को लेकर भारत चला आया। लाहौर में हमारा मकान मेरे पिता के एक दोस्त ने मुनासिब दामों पर हमसे खरीद लिया। उस मकान की जो रकम मिली थी उससे मैंने अपनी दोनों बहनों के हाथ पीले किए। कुछ अरसे बाद मेरी माता जी भी चल बसी। अब मैं यका व तन्हा था। मैंने फौज ज्वाइन कर ली। देहरादून में 2.5 साल की तरबियत के बाद 2nd लेफ्टिनेंट बना। मैंने पूरी कोशिश की कि शीला को दिल से निकाल दूं, लेकिन उसकी मोहब्बत और याद की जड़ें दिल में कुछ इतनी गहराई तक पहुंच चुकी थीं कि मैं नाकाम रहा। कर्नल की दुखती रग पर मेरा हाथ कुछ ऐसा पड़ा था कि उसके जज्बात के सारे बंध टूट गए। वो बोलता चला गया। 65 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान मैं एक इन्फेंट्री कंपनी का कमांडर था और लाहौर सेक्टर पर मेरी कंपनी तैनात थी। मेरे रैकी करने वाले जवानों ने बताया कि पाकिस्तान की एक बड़ी तोप, गालिबन रानी या शेरनी, जो 250 पाउंड का गोला 22 मील दूर तक फेंक सकती है, उसकी लोकेशन उन्होंने देख ली है। मैं अगर चाहता तो अपनी आर्टिलरी को बताकर उस तोप को तबाह करवा सकता था, लेकिन मैं अपनी आर्टिलरी को ना बता सका। अगरचे हमारा मुवासलाती राब्ता अपनी आर्टिलरी से कट चुका था, लेकिन उन तक पैगाम पहुंचाने के और जराए भी थे। ये शायद लाहौर और शीला से मेरी मोहब्बत की वजह से हुआ, जो लाहौर में रहती थी। मैं अपना फर्ज न निभा सका। उस जुर्म की पादाश में मुझे दफ्तरी उमूर पर लगा दिया गया। मैंने शादी नहीं की। अपने दफ्तरी औकात के बाद मेरा बेशतर वक्त तन्हाई और शराब नोशी में गुजरता है। कर्नल शंकर ने और बहुत सी बातें की जिनसे मैंने अंदाजा लगाया कि कर्नल भारतीय फौज से भी नाला है और गैर महसूस तौर पर अपनी जाती वजूहात की वजह से पाकिस्तान के भी उतना खिलाफ नहीं जितना दूसरे भारतीय फौजी थे। रात करीबन 12 बजे हमारी ये महफिल बर्खास्त हुई और मैं कर्नल शंकर के मुताल्लिक मुतजाद ख्यालात के हुजूम में घिरा हुआ अपने होटल वापस पहुंचा। यहाँ पाकिस्तान की रानी और शेरनी तोपों के मुताल्लिक कुछ बताना चाहता हूँ। ये 2 सुपर हैवी होविट्जर अमेरिका ने अच्छे वक्तों में पाकिस्तान को दी थी। इनमें चलने वाला गोला 250 पाउंड का होता है और 22 मील तक इसकी रेंज है। 100 मीटर के दायरे में उसका गोला हर शय को तबाह कर देता है। इन तोपों के गोले के चलने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि चलाने वाले के कानों के पर्दे फट जाते हैं। इसलिए इन तोपों के बिल्कुल करीब पानी के बड़े टैंक रखे जाते हैं। गोला चलाने वाले तोपची कानों पर साउंड प्रूफ कवर लगाने के बावजूद धमाके की आवाज से बचने के लिए गोला चलाते वक्त पानी के टैंकों में कूद जाते हैं ताकि धमाके की शिद्दत कम महसूस हो। 1965 और 1971 की जंगों में इन दोनों तोपों ने लाहौर के तहफ्फुज में नुमाया किरदार अदा किया था। भारतीय फौज इनके गोलों की आवाज सुनते ही दहशत से कांपने लग जाती थी और उल्टे कदमों वापस अपने मोर्चों में दुबक जाती। कर्नल शंकर ने शराब के नशे में अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया था। मुझे ट्रैप करने के लिए ये उसकी एक चाल भी हो सकती थी। दूसरी तरफ अब्दुल करीम की दर्द भरी कहानी और कर्नल शंकर की बातें, ये दोनों सच्ची भी हो सकती थी और गलत भी। इन हालात में मुझे अपना हर कदम फूंक फूंक कर उठाना था। मैंने दोनों की बातों के एक एक फिक्रे और लफ्ज का तज्जिया करना शुरू किया और बिलाखिर ये फैसला किया कि जब तक मेरे साथी लखनऊ से वापस आकर अब्दुल करीम के बयान की तस्दीक न करें, मैं कोई कदम नहीं उठाऊंगा। तारापुर के एटमी बिजली घर के मुतालिक चूंकि हमें पाकिस्तान में ब्रीफ नहीं किया गया था और ये मिशन इंतहाई अहम नौयत का था, इसलिए मैंने हर मुमकिन जरिए से मालूमात इकट्ठी करने का फैसला किया। न्यूक्लियर एनर्जी से मुताल्लिक किताबें तो मैं पहले ही लिख चुका था और उनका मुताला भी शुरू कर दिया था। अब मैं चाहता था कि वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम के मुताल्लिक भी जानकारी हासिल करूं। आप न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे साथियों की ज़हनी कैफियत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दुश्मन मुल्क में हिंदू बनकर रहना और उसकी दिफाई नौयत की हसास और क्लासिफाइड मालूमात हासिल करना और हर वक्त पकड़े जाने के खौफ ने हम पर शदीद ज़हनी दबाव डाल रखा था। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और हंसी बिल्कुल मसनूई होती थी। रातों को नींद में हम अक्सर चौंक उठते। अपनी कैफियत तो मैं जानता था, मेरे साथियों ने भी अपनी ज़हनी हालत मुझे बता दी थी। पाकिस्तान में दौरान ट्रेनिंग ऐसी हालत पेश आने पर ज़हनी तनाव कम करने के लिए एक सुकून आवर दवा लिब्रियम इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई थी। हमने ये दवा इस्तेमाल करनी शुरू की और 1 हफ्ता इस्तेमाल के बाद हमारे ज़हनी तनाव में खासी कमी आ गई। लखनऊ जाने वाले मेरे दोनों साथी चौथे दिन लौट आए। वो अब्दुल करीम के मुताल्लिक मुफस्सल मालूमात लेकर आए थे। दुकानदार ने अब्दुल करीम की कही हुई तमाम बातों की तस्दीक की थी। उसने अब्दुल करीम के मुताल्लिक ये भी बताया था कि उसके दूर पार के रिश्तेदारों के अलावा एक हकीकी चचा भी हैं, लेकिन ये सब अब्दुल करीम के वालिदैन के मरने के बाद बजाय उस यतीम को मोहब्बत और शफकत देने के उनके घर में जो बचा कुचा सामान था वो भी उठा कर ले गए और अब्दुल करीम बिल्कुल बेआसरा और बेसहारा रह गया था। उसके वालिद से दोस्ती की वजह से
से उस दुकानदार ने उसे अपने घर में पनाह दी और वो तालीम हासिल करने के साथ साथ दुकान पर भी उसका हाथ बटाता था। मैट्रिक के बाद अब्दुल करीम मजीद तालीम हासिल करना चाहता था, लेकिन वो दुकानदार मजीद अखराजात बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल न था, लिहाजा साल भर वो दुकान पर ही काम करता रहा और जो ही उसे मौका मिला वो फौज में भर्ती हो गया। दुकानदार ने मेरे साथियों से इस पुछगिछ की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि अब्दुल करीम की उनके खानदान की एक लड़की से शादी की तजवीज ज़ेरे गौर है और इसी सिलसिले में वो यहाँ आए हैं। दुकानदार ने कहा कि अब्दुल करीम एक शरीफ और नवाब खानदान का चश्मो चराग है, सिवाय गरीबी और बेआसरा होने के उसमें कोई कमी नहीं। दुकानदार ने यहाँ तक कहा कि अगर उसकी कोई बेटी होती तो वो उसे अब्दुल करीम से ब्याहने में फख्र महसूस करता। गर्ज है कि अब्दुल करीम की बयान करदा सब बातों की सच्चाई की तस्दीक हो चुकी थी और अब मुझे उसका ताउन हासिल करने की मंसूबाबंदी करनी थी। अभी तक अब्दुल करीम का जो खाका मेरे सामने था वो एक खानदानी बेआसरा तन्हा मुसलमान भारतीय सिपाही का था जो अपने अफसरान की मुसलसल गाली गलोच और सख्त रवैये का शाकी था। ये इस खाके का पॉजिटिव रुख था। दूसरा रुख जो नेगेटिव था वो कुछ यूं था कि वो अपनी जाती शिकायत और रंजिश के बावजूद अपने मुल्क का खैर खा हो सकता था। उसकी इज्जत नफ्स जो कुचली जा चुकी थी उसे डिफेक्टर बना सकती थी, या फिर इसी कुचली हुई इज्जत नफ्स की बहाली के लिए वो हमारे राज जानने के बाद अपने अफसरान को हमारे मुताल्लिक बताकर भारत माता का सुपूत बन सकता था और अपना खोया हुआ वकार हासिल कर सकता था। दोनों सूरतें मुमकिन थी। यहाँ पाकिस्तान में ही देख लीजिए, कहने को तो हम सब पाकिस्तानी और एक कलील अकलियत के सिवा सभी मुसलमान हैं, लेकिन मादरे वतन की इज्जत, हुर्मत और बका को बहुत पीछे धकेल कर अपने जाती मफाद को आगे लाने वाले वतन के गद्दार और वतन फरोश भी लाखों की तादाद में मौजूद हैं। वरना भारतीय टैंकों पर बैठकर आने पाकिस्तान का कौमी परचम जो हमारी आजादी और गैरत का निशान है उसे मज़ार कायद पर नजर आतिश करने वाले, पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने और एलानिया इसका ऐलान करने वाले अभी तक जिंदा न होते। मैं समझता हूँ कि ऐसे गद्दारों की बातें सुनकर खामोश रहने वाले भी वतन की मोहब्बत से उतने ही दूर हैं जितने वो गद्दार हैं। समझ में नहीं आता कि माँ बहन की गाली सुनकर तैश में आने और मरने मारने पर तुल जाने वालों की गैरत उस वक्त क्यों सो जाती है जब कोई उनकी मादरे वतन को गाली देता है। शायद ये वो लोग हैं जिन्हें आजादी की कदर कीमत मालूम नहीं और वो अपने आजाद वतन में दरपेश वक्ती मुश्किलात का हल दुश्मन की गुलामी में ढूंढते हैं। ये सारी सियासी पार्टियां, ये लिसानी तंजीमें चाहे इक्तदार में हो या हिज़्ब इख्तिलाफ में, सिर्फ और सिर्फ जाती फवायद के हुसूल में लगी रहती हैं। कोई भी सियासी पार्टी हो, इनके लिए इक्तदार का हुसूल सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए होता है। पाकिस्तान की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की मुहाफिज अफवाज पाकिस्तान को वो सिर्फ पेड गार्ड का दर्जा देती है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अफवाज पाकिस्तान के जवान और अफसरान अपने से 8 गुना बड़े दुश्मन के सामने यूं सीना सुपर जान हथेली पर लिए एक सीसा पिलाई दीवार की तरह डटे हुए हैं। दुश्मन का अखंड भारत का ख्वाब चकनाचूर हो चुका है और उसे खुद अपनी बका के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और धमाके करने वाले अगर पाकिस्तानी हैं तो वो 100% यकीनन दुश्मन के एजेंट हैं। इबरतनाक मौत इनका मुकद्दर बन चुकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इन ताउनी चूहों से निजात हासिल कर लेंगे। आखिर में अर्ज करता चलूं कि ये तमाम बातें महज तफरी के लिए नहीं, इन सब में एक मकसदियत है, वो ये कि भटके हुए और मनफी सोच रखने वाले उन पाकिस्तानियों को राह रास्त दिखा सकूं जो मुस्तकबिल से आंखें बंद किए दुश्मन के बिछाए हुए सुनहरी जाल में फंस चुके हैं। अगर मेरी कहानी किसी एक भी पाकिस्तानी को राह रास्त पर ला सकी तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत और अर्करेजी रायगां नहीं गई। इस उलझी हुई सूरत हाल में मैंने साथियों से मशवरा करना मुनासिब समझा और उनके साथ मीटिंग में हर एक का नुक्ता नजर जानने की कोशिश की। 2 साथियों का ख्याल था कि रात को अब्दुल करीम को उठा लिया जाए और उसे समझाया जाए या मजबूर किया जाए कि वो हमारा साथ दे, और अगर वो न माने तो उसे वहीं खत्म कर दिया जाए। एक साथी का कहना था कि कर्नल शंकर के कमरे में रात को घुसकर उसे हलाक कर दिया जाए और उसके कमरे से उसका ब्रीफ केस और अहम कागजात उठा लिए जाएं। ये दोनों तजावीज थोड़ी देर बहस के बाद रद्द कर दी गईं। पहली इसलिए कि अब्दुल करीम अपनी जाती हैसियत में कोई अहमियत नहीं रखता था। उठाए जाने के बाद वो अपनी जान बचाने के लिए हमारा साथ देने का वादा करके उससे न सिर्फ मुकर सकता था बल्कि हमें पकड़वा कर अपने नंबर बना सकता था। कर्नल को अगर हलाक कर दिया जाता तो इस बात की क्या जमानत थी कि उसके कमरे में मौजूद कागजात वगैरह किसी अहमियत के हामिल होते। हर 2 सूरतों में भारतीय सिक्योरिटी न सिर्फ बहुत चौकस हो जाती बल्कि मेरे पकड़े जाने का भी इम्कान बढ़ जाता, क्योंकि कर्नल शंकर से मिलने वालों में मेरा नाम सर फहरिस्त था। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इन
दोनों को फिलहाल स्टैंड 2 पोजीशन में रखकर मजीद कल्टीवेट किया जाए और अपने मिशन यानी आर्मी हेडक्वार्टर्स में पहुंचने और वहां मालूमात के हुसूल के लिए राब्ता पैदा करने की कोशिश की जाए। हमने फैसला किया कि अब अपना पूरा ध्यान हेडक्वार्टर्स के सुपरिटेंडेंट यशवंत और उन 2 ईसाई स्वीपर्स पर दें। अगले रोज ही अपने एक साथी के हमरा छुट्टी के वक्त हम हेडक्वार्टर्स के करीबी बस स्टॉप पर पहुंच गए। हम यशवंत के साथ एक ही बस में सवार हुए और मैंने उसका घर भी देख लिया। मैंने अपने 2 साथियों को दोनों सफाई करने वालों के पीछे लगा दिया कि उनसे वाकफियत पैदा करें और इस तरह दफ्तर के बाद उनकी सरगर्मियों का न सिर्फ पता चलाएं बल्कि अगर जरूरत पड़े तो उनमें शरीक भी हों। दूसरे 2 साथियों की ड्यूटी लगाई कि दफ्तर के बाद वो यशवंत की सर्वेलेंस करें और जिस शाम वो गाना सुनने के लिए जाए तो उनमें से एक उसका पीछा करता रहे ताकि उस बाला खाने की निशानदही कर सके जहां यशवंत मौजूद हो, और दूसरा साथी मुझे बताने के लिए उस इलाके चावड़ी बाजार के शुरू में ही एक रेस्टोरेंट में आए जहां मैं हर शाम 7 बजे पहुंच जाया करूंगा। ये महीने के शुरू की तारीखें थीं। उस रेस्टोरेंट में मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। गालिबन तीसरी या चौथी शाम थी जब मेरे साथी ने रेस्टोरेंट में आकर मुझे इशारा किया और थोड़ी देर के बाद हम उस बाला खाने के नीचे खड़े थे जिसमें यशवंत था। मैंने एक साथी को रुखसत किया क्योंकि उस शाम मेरा प्रोग्राम सिर्फ यशवंत से मिलने और उससे ताल्लुकात पैदा करने का था। मैं बाला खाने की सीढ़ियां चढ़कर उस सजे सजाए कमरे में पहुंच गया जहां नाच गाना होता था। नशिस्त फर्शी थी, चारों तरफ गाँव तकिए करीने से रखे हुए थे। अभी महफिल शुरू नहीं हुई थी। नायका ने मुझे खुशामदीद कहा। मैं यशवंत के साथ की नशिस्त पर बैठ गया। चंद मिनटों के अंदर मुझे एक नकरई तश्तरी में चांदी के वर्क में लिपटा पान पेश किया गया। मैंने पान उठाकर 20 रुपए तश्तरी में रख दिए। थोड़ी देर बाद साजिंदे आ गए और अपने साज दुरुस्त करने लगे। अभी गाने की तैयारियां शुरू हो रही थीं कि यशवंत और 2-3 दूसरे लोगों के सामने ग्लास और सोडे की बोतलें आ गईं। यशवंत ने जेब से शराब का अद्धा निकाला। दूसरे ग्राहकों के लिए शराब की बोतलें नायका ने पिछले कमरे से मंगवा ली। बड़े मुअद्दब अंदाज में नायका ने मुझसे पूछा कि मैं क्या शौक करूंगा। हमारे पास आपकी खिदमत में पेश करने के लिए बढ़िया स्कॉच विस्की से लेकर मकामी बनी हुई आला शराब मौजूद है। मैंने उसे कहा कि आज मैं पीने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए सिर्फ कोई ठंडा मशरूब पीऊंगा। थोड़ी ही देर में यखबस्ता कोका कोला की 2 बोतलें मेरे सामने रख दी गईं। नायका ने कहा, हुजूर ने फरमाया था कि आज पीने का मूड नहीं है, इसका मतलब है कि हुजूर पीते हैं। मुझे यकीन है कि हुजूर का मूड बन जाएगा, इसलिए जब चाहें बिला झिझक तलब फरमाएं। महफिल का आगाज नीम क्लासिकी गानों से हुआ। यशवंत इस दौरान अपने अद्धे का आधा हिस्सा पी चुका था। मैं यशवंत पर कड़ी नजर रखे हुए था कि उसकी नजर करम किस तवाइफ पर थी। नीम क्लासिकी मौसीकी का दौर खत्म हुआ। इस दौरान 3 नौजवान तवाइफें अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगी। यशवंत ने बोतल में बची हुई सारी शराब ग्लास में उंडेल ली, थोड़ा सा पानी मिलाया और गटागट चढ़ा गया। उन तीनों तवाइफों ने हम तमाशबीनों के दरमियान में आकर सबको फर्शी सलाम किया। अभी वो तबेले और दूसरे साजों के साथ अपने कदम मिला ही रही थी कि यशवंत ने अपनी दूसरी जेब से एक और अद्धा निकाला। वो भारत की बनी हुई रम पी रहा था। चूंकि पूरी बोतल गोल और अद्धे चपटे होते हैं, इसलिए आसानी जेबों में आ जाते हैं। यशवंत ने दूसरी बोतल से भी कुछ रम ग्लास में उंडेली और उसे चढ़ा गया। अब वो पूरी तरह से नशे में चूर था। जब गाना शुरू हुआ तो वेल 1 रुपए की थी। नाचने वाली तीनों लड़कियों ने रक्स शुरू किया। इन तीनों के कदम और रक्स के जाविये एक दूसरे से इतने मिले हुए थे कि वो एक ही जिस्म के 3 हिस्से दिखाई देती थी। उनके रक्स ने महफिल को गरमा दिया। वेल अब 1 रुपए से बढ़कर 5 रुपए हो चुकी थी। मुझे चूंकि वहां पर यशवंत को अपनी तरफ मुतवज्जे करना और तवाइफों पर अपनी अमारत का रोब भी डालना था, लिहाजा मैंने 10 रुपए की वेल शुरू की। बाला खानों का रिवाज है कि जो ज्यादा वेल पेश करे उसी के सामने जाकर नाचना या नाचते हुए बैठकर वेल लेना होता है। 10 रुपए की वेल पर दूसरे तमाशबीन कुछ चौंक से गए और रुपए के 10 नोटों का पैकेट बनाकर वेल देनी शुरू की, लेकिन वेल देने में वक्फा बढ़ा दिया। यही वक्त था जब मुझे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन के मिस्ताक अपनी अमारत का रोब जमाना था। मैंने वेल 20 रुपए कर दी। बाला खानों का उसूल है कि बैक वक्त अगर 2 या ज्यादा तमाशबीन वेल पेश करें तो ज्यादा वेल देने वाले के पास तवाइफ पहले आती है। मैं अपने हमरा खासी रकम ले गया था। 20 रुपए के नोटों की एक गड्डी के अलावा 100 रुपए के 60 नोट मेरे पास थे। बैक वक्त मैंने और यशवंत ने यशवंत की मखसूस तवाइफ को वेल लेने के लिए इशारा किया। मेरे पास 20 रुपए का नोट था और यशवंत ने 10 रुपए आगे कर रखे थे। तवाइफ मेरे पास आई और ठुमके दिखाते हुए नोट लेकर उठने लगी तो मैंने एक और नोट निकाल कर उसे फिर बिठा लिया। 20 वाले नोटों की गड्डी मैंने अपने सामने कालीन पर रखी हुई थी और एक के बाद एक नोट देकर उस तवाइफ को उठने नहीं देता था। यशवंत ने अपना हाथ जिसमें 10 का नोट पकड़ा हुआ था पीछे कर लिया। मैंने अपना सिलसिला जारी रखा। यशवंत मायूस होकर उठने लगा तो मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे बिठा लिया और कहा, यशवंत बाबू ये क्या? वो एक अजनबी के मुंह से अपना नाम सुनकर कुछ हैरान सा हुआ।
मैंने बेतकल्लुफी से अपना एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने नजदीक कर लिया और दूसरे हाथ से वेल पहले यशवंत के सर पर और फिर उसके माथे और गालों पर रख कर देनी शुरू कर दी। तवाइफ का क्या था, उसे तो नोट इकट्ठे करने थे। वो मेरी दी हुई वेलें यशवंत के सर और चेहरे से चुटकियां भर भर कर उठा रही थी। शराब के नशे में मदहोश यशवंत ने एक दो बार मुझे रस्मी तौर पर रोकने की कोशिश की, लेकिन हुस्न शबाब की गर्मी, इतनी कुर्बत और महबूबा की अटखेलियां उसे इतनी मन भाई कि उसने हथियार फेंक दिए। इस दौरान दूसरी दो तवाइफें मुसलसल नाच रही थीं और बेदली से दूसरे तमाशबीनों की दी हुई वेलें ले रही थीं। कुछ तमाशबीन मुकाबले की सकत न होने की वजह से उठकर जा चुके थे। साजिंदों ने भी इस दौरान नई धुन शुरू की, लेकिन मैंने यशवंत की महबूबा को उसके सामने से उठने न दिया। अगर मेरी हर वेल का दरमियानी वक्फा 45 सेकंड भी लगाया जाए तो 1 घंटे से ज्यादा यशवंत की महबूबा को मैंने उसके सामने बिठाए रखा। दूसरी दो तवाइफें नाचते नाचते बेहाल हो चुकी थीं। मेरी गड्डी में जब 4-5 नोट बाकी रह गए तो मैंने 100 रुपए के 20 नोट नायका को मुखातिब करके उसकी तरफ फेंक दिए और इससे पहले कि मेरे बाकी 4-5 नोट खत्म होते 20 रुपए वाले नोटों की एक नई गड्डी मेरे सामने रख दी गई। नायका ने मुझसे अब इकट्ठी रकम ऐंठने का सोचकर रक्स बंद करवा दिया और एक तरह का वक्फा हो गया। नायका ने सबसे खाने का पूछा। मैंने सीख कबाब और पराठे मंगवाए। यशवंत ने भी कबाब और पराठे मंगवाए। मैंने 1000 रुपया नायका की तरफ उछालते हुए कहा कि मैं, यशवंत और उसकी महबूबा खाना पिछले कमरे में इकट्ठे खाएंगे। नायका ने सर हिलाकर हामी भर ली। हम तीनों ने पिछले कमरे में खाना खाया। खाने के बाद अब महफिल का दूसरा हिस्सा शुरू होना था। यशवंत इतनी ज्यादा पी चुका था कि लड़खड़ा कर कभी इधर गिरता कभी उधर। मैंने नायका को कहा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अब हम चलते हैं। ये कहते हुए मैंने नायका को मजीद 500 रुपए दिए और यशवंत को संभालते हुए नीचे ले आया। मेरा साथी रेस्टोरेंट में मेरा मुंतजिर था। मैंने उसे टैक्सी लाने को कहा। जल्द ही टैक्सी आ गई। चावड़ी बाजार के पीछे ही 2 तंग गलियों में जिस्म फरोशी का धंधा होता है। मैंने वहां टैक्सी रुकवाई। यशवंत तो टैक्सी में ही खर्राटे भरने लगा था। मैं उस गली में गया। गली में दाखिले की जगह पर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और सिपाही खड़े थे। मैंने उनकी तलब निगाही से अंदाजा लगाकर 50 रुपए हेड कांस्टेबल की मुट्ठी में थमा दिए और उसने हंसते हुए मुझे आगे जाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मैंने गली का एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर लगाया और एक निस्बतन जवान और साफ सुथरी औरत के करीब गया। छोटे छोटे गलीज कमरों वाली उस गली में 8-10 कमरे ही खुले थे, बाकी सब बंद यानी इंगेज थे। मैं उस औरत के करीब गया तो वो फौरन बोली, एक टाइम का 30 रुपया। मैंने कहा मैं 300 दूंगा और 1 घंटे में वापस छोड़ दूंगा। वो कुछ सोचने लगी। मैंने कहा अच्छा 500 दूंगा। उसने दिलावरे नाम के किसी आदमी को बुलाया और उसे मेरी ऑफर बताई। दिलावरा पूछने लगा कहाँ ले जाना है। मैंने कहा दरियागंज। उसने कहा कोई चक्कर है। मैंने जवाब दिया हाँ, एक हिंदू को जिसने कई मुसलमान लड़कियों को खराब किया है उसे रुस्वा करना है। उसने पूछा आप मुसलमान हैं? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा सबूत? मैंने कहा कमरे में आओ, सबूत दिखा दूं। सबूत देखने के बाद वो मुतमईन हो गया। उसने कहा कि आपने बजाय इधर उधर की बातें करने के सीधी और सच्ची बात की है। आप शक्ल से भी भले आदमी दिखाई देते हैं। मैं जर्री को आपके साथ भेज देता हूँ। 1 घंटे की बजाय इसे बेशक सुबह तक अपने साथ रखें, लेकिन इसे सही सलामत वापस छोड़ जाएं। और दूसरी बात यह कि 1 से ज्यादा आदमी इसके पास न जाए। मैंने उसे कहा कि 1 आदमी भी पास नहीं जाएगा, हमें सिर्फ उस हिंदू को रुस्वा करना है और बस। उसने जर्री को मेरे हमरा जाने का कहा और खुद कमरे के अंदर चला गया। जर्री 5-7 मिनट में मेकअप दुरुस्त करके बाहर आ गई और मैं उसे लेकर गली के बाहर आ गया। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर मैं बैठ गया और पिछली सीट पर यशवंत, बीच में जर्री और फिर मेरा साथी बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर सिख था। मैंने उसे दरियागंज की तरफ जाने का कहा। दरियागंज जाते हुए करीब आधा मील एक जगह कोई आबादी न थी, सिर्फ दरख्त और झाड़ियां थीं। मैंने ड्राइवर को कहा कि उस जगह रुक जाए। अपने साथी को मैंने सोए हुए यशवंत को सहारा देकर झाड़ियों के पीछे ले जाने को कहा। जर्री को भी उनके पीछे जाने का कहा। ड्राइवर को मैंने 100 का नोट दिया और कहा कि टैक्सी का बोनट उठाकर यूं जाहिर करे जैसे इंजन में कोई खराबी पैदा हो गई है। हम 15-20 मिनट में वापस आते हैं। वो हंसने लग गया और कहा सिर्फ 15-20 मिनट? जाओ बाऊजी मौजा करो। खालसा इत्थे तुहाडा 4 घंटे भी इंतजार कर लेगा। चावड़ी बाजार और फिर जिस्म फरोशों की गली से एक औरत को हमरा लाते देखकर वो हमारे इरादे समझ गया था। मैं हंसा और उसके कंधे पर हाथ मारकर खुद भी झाड़ियों के पीछे चला गया। यशवंत नशे में चूर जमीन पर ढेर पड़ा हुआ था। मेरे साथी को भी इल्म न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उसे यशवंत के सारे कपड़े उतारने का कहा। उधर जर्री को भी कहा कि वो भी जरा ओट में अपने सारे कपड़े उतार दे। 5 मिनट में दोनों कपड़ों से आजाद हो गए। मैं और मेरा साथी दोनों मुसल्ला थे। मेरे साथी के पास तकरीबन 2000 रुपए थे। मैंने उससे सारी रकम ले ली और अपने सारे रुपए इकट्ठे मिलाकर यशवंत के हाथ में पकड़ा दिए। यशवंत को मेरे
साथी ने जमीन पर बैठे बैठे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने जर्री को कहा कि वो यशवंत के बिल्कुल साथ खड़ी होकर यशवंत के सीने पर सर रख दे। अब ये पोज कुछ यूं था कि दोनों बिल्कुल नंगे झाड़ियों में खड़े थे। जर्री उसके साथ लिपटी हुई थी और यशवंत ने नोटों वाला हाथ उसकी गर्दन के पीछे से गुजार कर सामने उसके जिस्म पर रखा हुआ था। मैंने साथी से कैमरा लेकर उस पोज में और कई दूसरे पोजों में पूरी 12 तस्वीरें उतारी। उसके बाद मैंने नोट यशवंत के हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिए। साथी ने यशवंत को कपड़े पहनाए और जर्री को अपने कपड़े पहनने को कहा। इस काम से फारिग होकर जब हम वापस टैक्सी की तरफ लौटे तो बमुश्किल आधा घंटा गुजरा था। टैक्सी ड्राइवर हैरान था कि हम 3 मर्द इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए। मैंने उसे वापस चावड़ी बाजार चलने को कहा। गली के करीब पहुंचकर मैंने जर्री को वापस जाने का कहा तो वो कहने लगी कि मुझे मेरे कमरे तक छोड़ जाएं, वरना पुलिस वाले मुझे जबरदस्ती हमरा ले जाएंगे। मैं जर्री को उसके कमरे तक छोड़कर वापस पलटा तो वही दोनों पुलिस वाले वहां मौजूद थे। 50 रुपए रिश्वत की गर्मी से वो हमारे गली में जाने और मेरे वापस आने पर सिर्फ मुस्कुराए। अब मैंने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन की तरफ चलने का कहा। रेलवे स्टेशन पर ये टैक्सी छोड़कर हमने एक दूसरी टैक्सी ली और यशवंत के घर की तरफ रवाना हुए। यशवंत के घर की गली से चंद कदम के फासले पर मैंने टैक्सी रोकी। मैं टैक्सी में बैठा रहा और मेरा साथी अध सोए यशवंत को सहारा देकर उसके घर तक ले गया। बकौल उसके यशवंत के लड़के ने दरवाजा खोला। मेरे साथी ने यशवंत को उसके हवाले किया और तेज कदमों से वापस लौट आया। यशवंत के लड़के ने मेरे साथी से कोई सवाल नहीं किया। शायद ये उसके रोज के मामूलात थे कि नशे में चूर वापस लौटता। मैंने अपने साथी को मोहल्ला फराश खाने के करीब उतार दिया। उससे ली हुई रकम उसे वापस लौटा दी और कहा कि फिल्म अर्जेंट डेवलप करवा के हर तस्वीर की 3-3 कॉपियां बनवा ले। मैं अगली शाम 7 बजे उसे चावड़ी बाजार के उसी रेस्टोरेंट में मिलूंगा। अपने साथी को रुखसत करके मैंने टैक्सी ड्राइवर को नई दिल्ली चलने का कहा। लोधी होटल से आगे गुजर कर टैक्सी को फारिग किया और टहलता हुआ वापस होटल चला आया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।